बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद फ़र्स्ट ईयर का जो पेपर हमने आपसे कंडक्ट किया कोचिंग सेंटर में, उस पेपर के MCQs डिस्कस करना है ताकि उस पर वजाहत मिल जाए आपको, आप अपने ऑप्शंस करेक्ट कर लें और अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए आगाज़ करते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपने फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग के पेपर के MCQs डिस्कस करूँगा। कोशिश होगी कि मुख्तसरन आपको जवाब दे के जल्द अज जल्द अपने लेक्चर को मुकम्मल किया जाए। सबसे पहला MCQ आप देख सकते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें लिखा है एक्रूड इनकम इज़। अब बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इनकम के वर्ड को फोकस करते हैं और इनकम ही सेलेक्ट कर लेते हैं जाके, और उन्हें इनकम नज़र आ रहा होता है इनकम और प्रॉफिट की शक्ल में, तो वो दोनों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि सराहन गलत है। सरासर गलत इसलिए है कि मेरे बच्चों, एक्रूड जहाँ लिख लिया जाए तो एक्रूड का मतलब होता है वाजिब, और वाजिब की आपको मैंने बताई थी दो डायरेक्शन, या तो पैसे लेना वाजिब या फिर पैसे देना। अब ये बात खुद अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए सोचें कि ऐसी इनकम जिसके पैसे वाजिब हों तो पैसे देना वाजिब तो नहीं होंगे ना। इनकम में तो हम पैसे हमेशा लेते हैं। तो एक्रूड इनकम इज़, ऐसी इनकम जिसमें पैसे लेना वाजिब है वो क्या होगी? अनअर्न्ड इनकम। क्यों नहीं? क्योंकि अनअर्न्ड इनकम तो वो इनकम होती है जहाँ पर हमने पैसे ले लिए हों लेकिन अभी कमाए ना हो, जबकि एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो हम कमा तो चुके हैं बट अभी मिली नहीं है, पैसे हम पर लेना वाजिब है, तो ऐसी इनकम को रिसीवेबल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर आपको नज़र आ रहा है, इनकम रिसीवेबल, ये करेक्ट आंसर है, इसे मैंने मार्क भी कर दिया। इनकम पेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अदा नहीं करनी होती, इनकम हमेशा लेनी होती है। नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि नेट प्रॉफिट तो खालिस आमदनी होती है जो कारोबार करने से हम मालूम करते हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इनकम रिसीवेबल है। सेकंड MCQ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ओनर इक्विटी इज़ इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी। इसलिए मुमकिन नहीं है कि लाइबिलिटी हमेशा ओनर इक्विटी के साथ होती है, उस पर प्लस की साइन होती है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर वो प्लस की होती है ओनर इक्विटी के साथ तो एसेट के साथ जब वो आएगी तो वो लाजमी माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब है पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी, कुछ बच्चों ने MCQs के आंसर लिखते हुए इसे भी सिलेक्ट किया है, जो कि गलत है, और वजह यह है कि लाइबिलिटी ओनर इक्विटी के साथ प्लस होती है। तो जिन बच्चों ने ये वाला ऑप्शन लिखा आंसर में, नाम तो मैं किसी की पॉइंट आउट नहीं करूंगा जाहिर सी बात है वीडियो में, लेकिन जाहिर सी बात आपके पेपर्स को मैंने रिव्यू किया है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपने जल्दबाजी में इस इक्वेशन को सिलेक्ट किया। करेक्ट आंसर है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद चौथा ऑप्शन डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस बच्चों को अकाउंटिंग इक्वेशन याद है वो सारी चीज़ों पर बहस करने के बजाय डायरेक्ट इक्वेशन सेलेक्ट करेगा। सेल्स जर्नल कंटेन्स, अब कोई बच्चा कहे सर मुझे सेल जर्नल पढ़ा नहीं है, पता नहीं है क्या होता है, तो उसके लिए सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, हम अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर की जिसका नाम है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल के टॉपिक में हम सेल्स जर्नल बनाते हैं और सेल्स जर्नल में वो तमाम बातें लिखते हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शन लिखते हैं जिसमें हमने मर्चेंडाइज़ को बेचा हो उधार पर। ये शर्त होती है, अगर आपने कैश पर बेचा है तो आप कैश पर बेचे हुए सामान को आमतौर पर नहीं लिखते सेल्स जर्नल में, बल्कि आप सिर्फ उधार पे बेची हुई मर्चेंडाइज को सेल्स जर्नल में लिखते हैं। तो कस्टमर सब्सिडी लेजर स्ट्रेट रिजेक्ट हो गया, कैश सेल रिजेक्ट हो गया, सप्लायर परचेज में होता है रिजेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर है लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी उन लोगों को बेचे हुए सामान की डिटेल जिन्हें हमने उधार पर सामान बेचा है। MCQ नंबर 4, इनकम स्टेटमेंट शोज बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट दिखाता है, बताता है बिजनेस का क्या? फाइनेंशियल पोजीशन, हरगिज़ नहीं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता तो मैं सिलेक्ट कर लेता। टोटल एसेट्स नहीं, टोटल इक्विटीज़ नहीं, बल्कि ये तीनों चीज़ें तो किसे डिफाइन कर रही हैं? अल्लाह करे आपको याद आ गया हो, ये तीनों चीज़ें बैलेंस शीट को डिफाइन कर रही हैं। बैलेंस शीट दिखाती है एसेट्स, बैलेंस शीट दिखाती है इक्विटीज़, और बैलेंस शीट ही दिखाती है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। तो इनकम स्टेटमेंट दिखाता है बिजनेस का नेट इनकम या नेट लॉस, जिसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी कहते हैं। MCQ नंबर 5 की तरफ आते हैं बच्चों। जी तो मेरे बच्चों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो अगला MCQ है 5th, उसमें वो कहता है दिस इंक्रीज
बोथ दिस इंक्रीज बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसमें से कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि बढ़ते हुए दिखाती है एसेट्स को और लाइबिलिटी को। तो जब हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, इसका आंसर हम पहले से सोच नहीं सकते, और अगर सोच लें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक या विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अच्छा जुमला विड्रू होता है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक भी हमारा एसेट, और पैसे निकाले बैंक से तो कैश बिजनेस में आया, बैंक में कमी हुई, एक एसेट बढ़ा एक एसेट कम हुआ। इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन इस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर रही। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल को अदा करने से पैसे जाते हैं, एसेट डिक्रीज़ होता है, यहाँ इंक्रीज़ की बात हो रही है, इसे यहीं पे रिजेक्ट कर दिया। परचेज़ ऑफ फर्नीचर ऑन कैश, फर्नीचर ख़रीदा कैश पर, फर्नीचर एसेट कैश पे ख़रीदा, फर्नीचर बढ़ा कैश गया, दोनों एसेट हैं, एसेट बढ़ा एसेट कम हुआ, यहाँ लाइबिलिटी का जिक्र नहीं है, इसे भी रिजेक्ट किया। आखिरी एमसीक्यू है परचेज़ ऑफ सप्लाइज़ ऑन क्रेडिट, सप्लाइज़ हमारा एसेट, ख़रीदने से एसेट में हुआ इजाफा, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर, जब उधार पर ख़रीदेंगे तो ज़िम्मेदारी में भी होगा इजाफा। करेक्ट आंसर एमसीक्यू का 4th है। आइए एमसीक्यू नंबर 6 पर चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं बच्चों, तो कुछ बच्चों ने इसका जवाब नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी सिलेक्ट किया, जो कि गलत इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूँ तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आए, बल्कि पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ सकता है और ऑपरेटिंग लॉस भी। अगर ये ऑप्शन ना होता, फ़र्ज़ कर लें ये वाला ऑप्शन मैं एमसीक्यू में ना देता, तो सबका जवाब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों में से कोई एक होता, और फिर ये ऑप्शन नहीं होते, नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस होता। तो हमने ये दोनों ऑप्शन इसीलिए दिए थे कि बच्चा कंफ्यूज हो और सोचे कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो नेट प्रॉफिट तो आता है, लेकिन कब आता है? जब सवाल में अदर इनकम ना हो, और अदर इनकम हो तो हमेशा आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आपको पढ़ाते हुए भी मैंने यही समझाया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसके बाद हम अदर इनकम देखेंगे, कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, वो होगी तो एड लेस करने के बाद फिर फाइनली नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा। क्लियर? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूँ एमसीक्यू नंबर 7 की जानिब। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर कंटेन्ड इन, कॉन्ट्रा एंट्रीज पाई जाती हैं कहाँ? जर्नल लेजर, सब्सिडरी लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस। मेरा ख्याल इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज उन्हें कहते हैं जो कैश बुक की दोनों साइड्स को इफ़ेक्ट करती हैं, रिसिट और पेमेंट दोनों तरफ लिखी जाती हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन में बैंक और बैंक भी इन्वॉल्व होता है, कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए कैश बुक इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 8, इन ट्रायल बैलेंस रेंट एक्सपेंस 15,000, एडजस्टमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू है, पुरसुकून अंदाज में पढ़िए, ज़रूर समझ आएगा इंशाल्लाह। कहता है इन ट्रायल बैलेंस रेंट एक्सपेंस रुपीज़ 15,000, ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस 15,000 रुपये है। जून 30 सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट, यानी साल के आखिरी दिन जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया है वो दिखा रहा है आउट स्टैंडिंग रेंट, आसान लफ्ज़ों में रेंट पेबल, अनपेड रेंट, रेंट ड्यू, यानी वो किराया जो हम पर अदा करना वाजिब है। जो ट्रायल बैलेंस में नज़र आ रहा है रेंट एक्सपेंस, ये वो रेंट एक्सपेंस है जो हम पे कर चुके हैं और जिसे हम अपना एक्सपेंस समझ कर बैठे हैं। ईयर एंड पर वो कहता है कि हम पर मज़ीद 20,000 रुपये अदा करना वाजिब है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ आपने ये पढ़ना है कि वो कहाँ कहाँ आपसे जवाब पूछ रहा है। वो कह रहा है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या अमाउंट लिखी जाएगी। तो बात यह है रेंट एक्सपेंस 15,000 तो पहले से है, और जब मज़ीद 20,000 रुपये किराया हम पर वाजिब है तो इसकी एडजस्टमेंट आप दिमाग में बनाएंगे, और अगर नहीं बना सकते तो फिर सॉरी, आप इस एमसीक्यू को समझ नहीं सकते। आप जब इस पॉइंट की एडजस्टमेंट बनाएंगे तो एडजस्टमेंट बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट 20,000 से, क्योंकि 15,000 वो रेंट है जो हम पे कर चुके हैं और 20,000 रेंट फर्दर हम पर अदा करना वाजिब है। तो इसका मतलब है ख़र्चा 20,000 का और हो गया है। 15,000 हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, 20,000 का ख़र्चा और रिकॉर्ड होगा, तो ख़र्चा कितना हो जाएगा बच्चों? 35,000। तो 35,000 एक्सपेंस हमेशा कहाँ अपेयर होते हैं? इनकम स्टेटमेंट में। और फिर बैलेंस शीट में क्या जाएगा? तो मेरे बच्चों 15,000 तो अदा कर चुके हैं ना, वो ख़र्चा है,
वो खर्चे में ऐड हो गया और अदा कर चुके हैं तो कैश भी चला गया, तो 15,000 तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो अभी तक अदा नहीं किया, साल के आखिरी दिन तक अदा नहीं किया, वो कितना है 20,000, और 20,000 अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। इसका मतलब रेंट पेएबल बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। जिन बच्चों ने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अच्छे से नहीं पढ़ा है, बड़ी माजरत के साथ उन्हें एमसीक्यू समझ में नहीं आएगा, इसलिए बड़े इत्मीनान से इस एमसीक्यू को समझिएगा, गौर से देखिएगा, रिवाइंड करके रिपीट करके वीडियो को देखें और समझें कि आखिर किस तरह से मैं आपको ये प्लस करवा के और फिर बैलेंस शीट में मैं क्यों आपको सिर्फ रेंट पेबल लिखने को कह रहा हूँ, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हम पर अदा करना वाजिब है और ये वो अमाउंट है जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो फाइनल आंसर क्या हुआ 35,000 एंड 15,000। कैसे? क्योंकि एक्सपेंस 15,000 पहले था, 20,000 और हो गया, 35 हो गया। 35 वाले ऑप्शन दो हैं, एक और ये दो, तो इसमें से करेक्ट कौन सा है? ये वाला, इसलिए क्योंकि 35,000 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एक्सपेंस के तौर पर और बैलेंस शीट में जाएगा लाइबिलिटी के तौर पर 20,000। तो करेक्ट आंसर एमसीक्यू का ये है। एनएसएफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में पढ़ा और एनएसएफ का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड्स। मैंने इसको डायरेक्ट मार्क कर दिया। इसका मतलब होता है कि जब हमें कोई चेक दे या हम किसी को चेक दें और हमारे अकाउंट में पैसे ना हो या देने वाले के अकाउंट में पैसे ना हो, तो बैंक क्या करता है बच्चों? बैंक उसके चेक के साथ रीज़न लिख के भेज देता है जिसने चेक जमा करवाया उसके पास, कि जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं कि चेक की अदायगी की जा सके। उसे कहते हैं एनएसएफ, नॉन सफिशिएंट फंड। आइए अगले एमसीक्यू की जानिब चलते हैं। मैंने इसको मार्क कर दिया है। हमारे सामने एमसीक्यू नंबर 10 है बच्चों। अकाउंट्स आर अपडेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाय मेकिंग। अकाउंट्स को अपडेट किया जाता है इख्तिताम पर, अकाउंटिंग के साल के अख्तिताम पर। अकाउंटिंग के साल के अख्तिताम पर कैसे? बाय मेकिंग, बनाकर। जर्नल एंट्रीज क्या साल के आखिर में बनती हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ड्यूरिंग द ईयर बनती हैं। ओपनिंग एंट्रीज आपने पढ़ी नहीं है, रिवर्सिंग एंट्रीज आपने पढ़ी नहीं है। रीज़न, आपके सिलेबस में इस बार हिस्सा नहीं है रिड्यूस सिलेबस का, सिर्फ आपने पढ़ी है एडजस्टिंग एंट्रीज। और वैसे भी आप जानते हैं एडजस्ट का मतलब किसी लिखी हुई चीज़ को या बुक में किसी चीज़ को बढ़ाना या कम करना। तो करेक्ट आंसर एडजस्टिंग एंट्रीज है। आइए एमसीक्यू नंबर 11 की जानिब। ओनर इक्विटी डिक्रीज़ होती है इन दो चीज़ों की वजह से। ओनर इक्विटी डिक्रीज़ होती है इन दो चीज़ों की वजह से। आइए देखते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है हमारे सामने नेट प्रॉफिट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। भाई प्रॉफिट तो मालिक की मिल्कियत को बढ़ाता है, तो कम कैसे कर सकता है? ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। नेट लॉस और कैश की वजह से, हाँ नेट लॉस की वजह से मालिक की मिल्कियत कम होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैश की वजह से तो ओनर इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेट लॉस और ड्राइंग, जी हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट इसलिए है कि लॉस भी मालिक की मिल्कियत को कम करता है और ड्राइंग करने से भी मालिक की मिल्कियत कम होती है। तो करेक्ट आंसर ये है। ग्रॉस लॉस होता है, अब कब होता है आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ग्रॉस लॉस होता है ऑपरेटिंग लॉस प्लस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग लॉस में अगर एक्सपेंसेस को प्लस कर दो तो ग्रॉस लॉस होता है। सर कैसे समझ में आएगा ये? इस मिसाल है ग्रॉस लॉस, ऑपरेटिंग लॉस और एक्सपेंसेस को प्लस करके नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस लॉस में प्लस हुए होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सिर्फ एक्सपेंसेस तो कोई चीज़ ही नहीं है ना बच्चों, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं मज़ीद। सेल्स माइनस एंडिंग इन्वेंट्री, इन दोनों का कोई लिंक ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्रॉस लॉस की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये आता है ना दिमाग में, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब ये वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। एक्सेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल, ये करेक्ट आंसर है। और क्यों? कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब ज़्यादा हो किसके मुकाबले में? सेल्स के मुकाबले में। तो सेल इनकम रेवेन्यू है कम, सोल्ड है ज़्यादा, तो बिजनेस को लॉस, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला भी पढ़ के समझा देते हैं। एक्सेस ऑफ सेल, जब सेल ज़्यादा हो किसके मुकाबले में? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के मुकाबले में, तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है बच्चों, और यहाँ ग्रॉस लॉस था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 13 लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स हैविंग डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम
एक ऐसी लिस्ट जिसमें अकाउंट के बैलेंसेस हों डेबिट और क्रेडिट कॉलम में, उसे कहा जाता है, यकीनन आपको जवाब पता है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रायल बैलेंस। स्पेशल जर्नल में कोई लिस्ट नहीं होती। शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में सिर्फ कस्टमर्स के नाम की लिस्ट होती है कि किससे कितने रुपए लेने हैं। जर्नल लेजर जो है वो हर अकाउंट की डिटेल बताता है कि कौन से अकाउंट में कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 14 इन ट्रायल बैलेंस, इंटरेस्ट इनकम 5000 और साल के अख्ताम में डेटा फॉर एडजस्टमेंट बता रहा है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल है 5000। क्या मतलब हुआ, हम 5000 रुपये इनकम ट्रायल बैलेंस में लिख के बैठे हुए हैं, इसका मतलब है इतने रुपए हम इनकम कमा चुके हैं, ले चुके हैं, और साल के आखिर में वो कह रहा है 5000 रुपये और इंटरेस्ट रिसीवेबल है, यानी लेना वाजिब है हम पर। अगर 5000 हम ऑलरेडी ले चुके हैं और 5000 और लेना वाजिब है, तो क्यों वाजिब है, क्योंकि ये 5000 भी हम कमा चुके हैं, और अगर हम कमा चुके हैं तो ये 5000 कहलाएगा हमारी इनकम। एग्री? तो 5000 ये भी इनकम और 5000 ऑलरेडी इनकम। इनकम कितनी हो गई बच्चों? 10,000। और अगर साथ साथ हम ये कहें कि ये जो एडजस्टमेंट वाली बात है, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, तो आपको यकीनन याद है हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट में जाता है और दूसरा बैलेंस शीट में। तो इस एडजस्टमेंट में 5000 हमारी इनकम के साथ ऐड हो गया, इनकम हो गई 10,000। और बैलेंस शीट में क्या चीज़ जाएगी? वो जो रिसीवेबल है, क्योंकि रिसीवेबल हमारा एसेट है, और कितने रुपए रिसीवेबल हैं? सिर्फ 5000 रुपये। तो 10,000 और 5000 इसका करेक्ट आंसर है। यकीनन आप सब एग्री करेंगे ये इसका करेक्ट आंसर है। देखें, जो बात समझ में नहीं आए बराए मेहरबानी उस वाले MCQ की पिक्चर लें वीडियो से और मुझे भेज दें, मैं उसकी मज़ीद वजाहत कर दूंगा। या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको लगता है कि किसी MCQ को समझाते हुए मैंने गलत समझा दिया, या आपको लगता है कि वो आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे उसकी पिक्चर लेके भेजें व्हाट्सएप पे, मैं आपको इंशाल्लाह और क्लियर कर दूंगा चीज़ों को। या अगर खुदा ना खास्ता मुझसे कोई गलती हो रही है तो मैं उसकी तसीह कर लूँगा, करेक्ट कर लूँगा अपने आप को। एन अकाउंटिंग बुक यूज़ फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, फ़ौरन स्मॉल एक्सपेंसेस पढ़ के हमारे दिमाग में नाम आता है पेटी कैश बुक, बग़ैर किसी वजाहत के। क्या ख्याल है? तो इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। अ नोट इशूड टू कस्टमर व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिटर्न बैक, एक नोट दिया जाता है कस्टमर को जब वो बिलो स्टैंडर्ड गुड्स या ऐसे गुड्स जो कि उसके मेयार के मुताबिक नहीं है वो हमें वापस करता है, तो हम उसे नोट देते हैं। कौन सा नोट देते हैं? अब ये कैसे समझें, इसका तरीका मैंने बताया था। कस्टमर हमें सामान वापस कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास उससे पैसे लेने का राइट होता है, और उस राइट को कहते हैं रिसीवेबल। और जब वो सामान वापस कर देता है तो राइट, जितने का सामान वापस किया उतने का राइट हमारे पास से चला जाता है, उसे कहते हैं, राइट के जाने को कहते हैं कि रिसीवेबल हुआ कम। तो हम कहते हैं रिसीवेबल कम हुआ यानी क्रेडिट हुआ, तो हम कस्टमर को भी क्या बना के देते हैं बच्चों? क्रेडिट मेमो, क्रेडिट नोट। जबकि आप बोलें डेबिट मेमो, तो डेबिट मेमो बना के देते हैं हम किसे? सप्लायर को। यहाँ कस्टमर की बात हो रही है। इनवॉइस कहते हैं बिल को, तो बिल तो सामान ख़रीदते हुए और बेचते हुए बनता है, और प्रोमेजरी नोट लिखे हुए वादे को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ चारों ऑप्शन आपने सुन लिए होंगे, और इसके चारों ऑप्शन डिस्कस करना ज़रूरी भी थे। क्यों? क्योंकि इसमें वैसे तो हमने डायरेक्ट जवाब सोच लिया था, इधर भी डायरेक्ट जवाब सोच लिया था, लेकिन इन चारों ऑप्शन के बारे में पता होना बेहतर है। ऊपर वाले में चारों ऑप्शन इसलिए नहीं बताए कि आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। आइए MCQ नंबर 17 पर चलते हैं। पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, थोड़ा सा ट्रिकी MCQ है, ध्यान से देखिए और सुनिए। हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया, क्यों बनाया? नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए। बिल्कुल गलत। बैंक रिकन्सिलेशन बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए नहीं बनता। फिर किस लिए बनता है? ताकि हमें जो हमने अपनी बुक्स में कैश बैंक में जो पैसे हैं जो गलत लिखे हुए हैं, जो बातें नहीं लिखी हुई, उनको अपडेट करने के लिए, उनको सही करने के लिए बनता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बहरहाल पहला ऑप्शन नहीं आइए दूसरा देखते हैं। डिटरमिन, मालूम करने के लिए। क्या? कैश जो बैंक में है, ये भी बिल्कुल गलत। और इसकी वजाहत ये है कि बेटा जो बैंक में पैसे हैं वो थोड़ी मालूम करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से, वो तो हमें बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट भेज के बता देते हैं ना कि भाई आपके बैंक में इतने पैसे हैं हमारे मुताबिक। तो इसका मतलब है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बैंक का बैलेंस मालूम करने के लिए भी नहीं बनता, बल्कि करेक्ट एंड अपडेट कैश बुक रिकॉर्ड, हमारी बुक्स के रिकॉर्ड को सही करने के लिए और अपडेट करने के लिए बनाया जाता है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और कैश जो हाथों में मौजूद है, ऑफिस में मौजूद है, वो जानने के लिए बिल्कुल भी नहीं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का ऑफिस में रखे हुए कैश से तो कोई ताल्लुक
होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर डिसाइड हो गया। आइए एमसीक्यू नंबर 18 पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है क्या है? कैश एक्सपेंस, कैश वाला खर्चा, बिल्कुल नहीं। लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है, बिल्कुल भी नहीं। नॉन कैश एक्सपेंस, एग्जैक्टली नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जिसमें ना पैसे आते हैं और ना पैसे जाते हैं, और ना हम किसी से करते हैं वादा। सही। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई और आप जानते होंगे, यकीनन क्लास टीचर ने आपको पढ़ाते हुए बात ज़रूर बताई होगी। बैंक अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, तीनों नाम पढ़ के दिमाग में क्या आया बच्चों? यकीनन पहले आया होगा एसेट, और एसेट के बाद आया होगा करंट एसेट। ठीक है, तो फिक्स एसेट नहीं है, करंट एसेट इसका करेक्ट आंसर है। आइए एमसीक्यू नंबर 20 पर चलते हैं। द लिस्टिंग ऑफ ऑल द अकाउंट्स, तमाम अकाउंट की लिस्ट जो अवेलेबल हो, दस्तयाब हो, मौजूद हो, इस्तेमाल करने के लिए कारोबार के अकाउंटिंग के निज़ाम को चलाने के लिए, वो कहलाती है एसेट्स, बिल्कुल गलत। चार्ट ऑफ अकाउंट, बिल्कुल सही। इसे लिस्ट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, इसे हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, इसे नेचर ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं आम तौर पर वो चार्ट ऑफ अकाउंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यकीनन आपके टीचर ने आपको ये बताया होगा, मैं भी बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि लिस्ट ऑफ अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट एक ही चीज़ है। और है क्या? एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू की डिटेल्स। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में हम ट्रांजैक्शन को पढ़ के उसको 4 स्टेप में एनालाइज करते हैं, इसलिए इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लाइबिलिटीज़ माने बिजनेस की जिम्मेदारियाँ, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। 21st एमसीक्यू पे आ जाएं बच्चों। अंडर द इम्प्रेस्ड सिस्टम, अब इम्प्रेस सिस्टम सुन के दिमाग में क्या आता है? मैं जल्दी से रिकॉल कर दूं। इम्प्रेस सिस्टम सुन के दिमाग में यह आता है कि एक ऐसा निज़ाम जहाँ पर जितने पैसे खर्च किए जाते हैं उतने ही पैसे अगले महीने की पहली तारीख को हमें वापस मिल जाते हैं। वापस मिलने के अमल को कहते हैं रीप्लेनिशमेंट, रीइम्बर्समेंट। और जो पैसे जाते हैं, जितने खर्च किए हमने, उसे कहते हैं डिसबर्समेंट। आइए अब एमसीक्यू पढ़ते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम के तहत पेटी कैश फंड पीरियोडिकली क्या होता है? क्लोज, नहीं क्लोज तो नहीं होता। ओपन, ओपन भी नहीं होता। रिड्यूस, नहीं कम भी नहीं होता, बल्कि रिप्लेनिश्ड, यानी हर मर्तबा एक मखसूस वक्त गुजरने के बाद पेटी कैश सिस्टम में उतने ही पैसे, पेटी कैश फंड में उतने ही पैसे आ जाते हैं जितने हमने खर्च किए होते हैं। उसे कहते हैं रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिश, रीइम्बर्समेंट। तो करेक्ट आंसर मार्क कर दिया हमने आपके सामने। अंडर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम में फिर एक और एमसीक्यू आ गया पेटी कैश बुक का। इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैश बुक के पेटी कैश फंड रीइम्बर्स होता है। अब जिसे रिप्लेनिश पता था उसको रीइम्बर्स पता है। और कब होता है? अभी अभी मैंने जुमला कहा, सालाना बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर, 3 महीने की बुनियाद पर, बल्कि मंथली बेसिस पर। तो ये करेक्ट आंसर है। आइए एमसीक्यू नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बस 2 एमसीक्यू रह गए, जल्दी से इस लेक्चर को इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हाजिर होंगे। पोस्टिंग मीन्स, पोस्टिंग का वर्ड हमने कहाँ पढ़ा? जर्नल लेजर में। क्या था पोस्टिंग? जर्नल, जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में लिखना। तो कहाँ है ये जुमला? मेकिंग एन एंट्री इन जर्नल, जर्नल, ये तो कहलाता है जर्नलाइजिंग। मेकिंग एंड एंट्री इन स्पेशल जर्नल, मेकिंग एन एंट्री इन स्पेशल जर्नल, डी गलत लिखा हुआ है, करेक्ट भी कर देते हैं साथ साथ। मेकिंग एन एंट्री इन स्पेशल जर्नल। उसके बाद जनाब अली इसको सेव भी कर लेते हैं साथ साथ। ट्रांसफरिंग एन एंट्री फ्रॉम अ जर्नल टू लेजर अकाउंट, जी हाँ, जर्नल से लेजर अकाउंट में लिखने को पोस्टिंग कहते हैं। और बैलेंस का अकाउंट मालूम करना, ये पोस्टिंग नहीं है। और ट्रायल बैलेंस इस एमसीक्यू नंबर 24, ट्रायल बैलेंस है क्या? द बैंक अकाउंट, गलत। अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट, बिल्कुल गलत। अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस इन द लेजर, बिल्कुल सही। लेजर में जो बैलेंसेस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिख के दिखाए जाते हैं, वो ट्रायल बैलेंस कहलाता है। आइए आखिरी एमसीक्यू पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ टोटलिंग ऑफ मनी कॉलम्स ऑफ एन अकाउंट, एक अकाउंट के कॉलम्स के पैसों का टोटल करना कहलाता है। बेटा पोस्टिंग कहलाता है जर्नल, जर्नल से देखकर जर्नल लेजर में लिखना। रूलिंग का मतलब होता है लाइंस ड्रॉ करना। फूटिंग का मतलब होता है दोनों साइड का टोटल लिखना। फूटिंग का मतलब होता है दोनों साइड का
टोटल लिखना। और बैलेंसिंग का मतलब होता है कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन लिखना। फिर कह रहा हूँ फूटिंग का मतलब होता है दोनों कॉलम, दोनों साइड्स का, कौन सी साइड, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको फूटिंग भी समझ आ गया। एमसीक्यू यहाँ अख्ताम पज़ीर हुआ। इंशाल्लाह आगे के जो मज़ीद सवालात हैं मेरे पेपर के, उनके सॉल्यूशंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। आप लोग पेपर की तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल भी वक्त ज़ाया मत कीजिए। देखिए 8 को लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो उसके बाद जो डेट है वो आपके साथ यकीनन, मुझे जो मेरा तजर्बा और अंदाज़ा कह रहा है, बहुत अगर डिले किया तो 1 हफ़्ते करेंगे और 10 मुहर्रम के बाद आपके पेपर्स का आगाज़ हो जाएगा। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा या मुशाहिदा है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। और ये जो बोर्ड चला रहे हैं, जो लोग बोर्ड का निज़ाम चला रहे हैं, ये जानते हैं। तो बहरहाल तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।